सेम बोले, अगर आकांक्षा वही नहीं मिला ना तो फिर देखिएगा। रिएक्शन विथ कोल्ड वाटर, रिएक्शन विथ, ध्यान से सुनना मेरी बात को, प्लीज सुनना। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड, अब एकदम 5 मिनट साइलेंस। मेटल्स लाइक पोटेशियम एंड सोडियम, तुम्हारा नजर कहाँ गया? टॉप वाले पे। मेटल्स लाइक सोडियम एंड पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली। कैसा है? वायलेंटली, मतलब वायलेंट मतलब समझ रहे हो ना, एकदम भिगरस टाइप का। वायलेंटली विथ कोल्ड वाटर, मतलब दिए हैं ठंडा पानी, लो एनर्जी, फिर भी तब पर भी वायलेंट हो गया। कैसा हो गया? वायलेंट। तो तुम्हारे मन में छवि ऊपर वाली है कि नीचे वाली है? ऊपर वाली है। रिएक्ट वायलेंटली, तो जरा अंडरलाइन कर लो, वायलेंटली। एक होता है वायलेंटली और एक होता है वायलेंटली, मतलब समझ रहे हो ना, एक होता है वायलेंट, थोड़ा सा लिमिट में वायलेंट, एक होता है वायलेंट। रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर, द रिएक्शन इज सो वायलेंट, द रिएक्शन इज सो वायलेंट दैट the evolved H2 immediately catches fire. Students, catches fire को पूरा ऐसे से खचर खचर करके अंडरलाइन करो। सीरियसली जरा सोचो, आग क्यों लग जाता होगा H2 में? बीच में ना बोलेंगे। आग क्यों लग जाता होगा H2 में इन लोगों वाले रिएक्शंस में? सर ये लोगों वाले रिएक्शन इतने भिगरस है ना, इतने वायलेंट है ना कि बहुत तेज गति से होता है और एनर्जी भी बहुत प्रोड्यूस होता होगा। तो केमिकली H2 का प्रोडक्शन तो हो रहा है, केमिकली H2 का प्रोडक्शन तो हो रहा है, पर वो H2 में इतना एनर्जी मिल गया कि वो बर्न कर दिया। एक सिंपल सा बात है, हम अपना हाथ को अगर रगड़ते हैं ठंड के दिन में तो थोड़ी देर बाद हाथ गर्म क्यों हो जाता है? एनर्जी तो दे रहे हैं, कहीं और से एनर्जी दे रहे हैं कि आप अपना ही मस्कुलर एनर्जी से अपने पाम को रगड़ रहे हैं। ठीक, मान लो बोर्ड गंदा है, हम पोछे नहीं चमका, पूरा ताकत लगा के पोछे चमक गया। या दिवाली वाली के टाइम से पंखा उंखा का ब्लेड उलेट खोल के हम लोग धोते पोछते हैं, एक बार धोए पोछे नहीं चमका, मम्मी लोग रगड़ रगड़ के धो देती है, चमका देती है। तो क्या लगता है वो एनर्जी से शाइन ला रही है? यहाँ पे H2 बना वो नॉर्मल था कि एबनॉर्मल था? H2 का बनना नॉर्मल, पर ये रिएक्शन भिगरस है, वायलेंट है। क्या है? भिगरस है, वायलेंट है। इसके कारण सो मच अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड दैट एनर्जी चमक पैदा किया कि आग पैदा किया? तो जरा लिखिएगा, कैचेस फायर को खचर खचर करके अंडरलाइन कीजिए, कैचेस फायर को खचर खचर करके, कैचेस फायर को। डन? हेलो, हाँ हेलो, कर लिए कैचेस फायर को? कैचेस फायर को कर लिए ना? ओके, आगे सुनो प्लीज, बीच में ना बोले। कैन यू सी H2 प्लस हीट? कैन यू सी प्लस हीट? जरा हीट पे फोकस मारो, प्लस हीट, इस बात पे जरा फोकस मारिए। हेलो, कहाँ से? हाँ बोल रहे हैं बोलिए। ओके चलो, बोलने दो। H2 प्लस हीट, बार बार जी हम दिल से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बातें याद रहे। मेन बतवा क्या है? H2 मिलना बड़ा बात है कि H2 तो मिलना ही था, प्लस हीट मिला वो बड़ा बात है। तो जरा ऊपर में वायलेंट वाला शब्द को खचर खचर अंडरलाइन कर लीजिए और प्लस हीट को कर लीजिए। ठीक, अब बताओ, सोडियम पोटेशियम नीचे आए कैल्शियम, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली। कृपया आप लोग अच्छे से अंडरलाइन करो, कैल्शियम रिएक्ट लेस वायलेंटली, मतलब वायलेंट है और ये वायलेंट है। बात को समझो, ये वायलेंट है और ये वायलेंट है, ये भिगरस है और ये विगरस है। गेटिंग? बोलो हाँ, जैसे से नीचे जाएंगे रफ्तार कम होगा। तो ऐसे शुरू में 3 हैं, उस श्रेणी में तो 3 आते हैं, पर उस 3 की श्रेणी में कौन सा 2 एकदम भिगरस है? PS, पोटेशियम एंड सोडियम। पर उससे नीचे आए तो भिगरस की विगरस। तो कैल्शियम रिएक्ट्स लेस vigorously violently with water and the heat is not sufficient. अंडरलाइन करो, the heat is not sufficient. कौन चीज के लिए sufficient नहीं हुआ? हाँ, heat is not sufficient for H2 to catch fire. बातें क्लियर है स्टूडेंट्स? अब एक बात और सुनो, क्या आपने रिएक्शन में प्लस H2 के साथ प्लस हीट लिखा हुआ देखा कि प्लस हीट नहीं दिख रहा है सर यहाँ पे, पर ऊपर वालों में प्लस हीट भी था, तो इसीलिए हम प्लस हीट में खचर खचर करके अंडरलाइन करने बोले थे। अब आते हैं श्रेणी नंबर बी में। ठंडे पानी से करेगा कि अब एनर्जी ज्यादा दीजिए, मतलब गर्म पानी दीजिए। क्या दीजिए? गर्म पानी। रिएक्शन विद हॉट वाटर,
मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट नीड्स हॉट वाटर। कौन सा वाला में आगे जी, बोलो। नेक्स्ट कैटेगरी का शुरुआत हो गया सर। नेक्स्ट कैटेगरी का शुरुआत हो गया। भीगरस की भीगरस खत्म हो गया, फास्ट में आ रहे हैं। किससे शुरू कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। किसे कर रहे हैं? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर, इट रिएक्ट्स विथ हॉट वाटर। तो अंडरलाइन करो हॉट वाटर को। किसको? हॉट वाटर को। एक बात बताइए, प्लस H2 भी इसमें मिला है। ऊपर देखो और इसको भी देखो। हाँ सर मिला है। जब पूछते हैं ना जी तो सुना करो थोड़ा। प्लस H2 इसमें भी मिला है, ऊपर भी मिलता था। तो अंतरवा कौन सी का है? प्लस हीट नहीं मिला और ऊपर हीट मिलता था। अब एक और बतवा सुनो कान खोल के। हाइड्रोक्साइड दे रहा है कि ऑक्साइड दे रहा है? ऊपर जाके देखो तो हाइड्रोक्साइड था कि ऑक्साइड था? बोलो इतना पॉइंट आउट काहे कर रहे हैं? कुछ कारण है जो बोल रहे हैं, बस सुनो। फिर से पूछ रहे हैं। ये जो अभी बी में आ गए हम लोग, ये जो बी में आ गए हैं, रिएक्शन देखो प्लस H2 है इसमें। कैसा आदमी जी, सब लोग बोलो ना। ऊपर के भी रिएक्शन से प्लस H2 था स्टूडेंट्स। ओके, इसमें प्लस हीट है स्टूडेंट्स, ऊपर प्लस हीट था। तो बकर बकर कर रहे हैं कि यही आप याद करवा रहे हैं। अच्छा, इसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोक्साइड बना के ऑक्साइड बना है। ऊपर जाके देखो तो हाइड्रोक्साइड था कि ऑक्साइड था? मतलब इस लिहाज से सेम है। किस लिहाज से? बनना हाइड्रोक्साइड ही है। प्लस H2, ऊपर भी हाइड्रोक्साइड बनना था प्लस H2, लेकिन ऊपर हीट भी मिलता था और यहाँ पे हीट नहीं मिल रहा है। लेकिन बेटा ऊपर का 3 गो वाला में तीसरका में हीट मिला था कि नहीं मिला था? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? चलो अब बी में खत्म हो गए। अब हम लोग एक और नोट में आते हैं। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ H2 स्टिकिंग ऑन इट्स सरफेस। जो नोट है ना, नोट टिक लगा के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखो और लिख लो 1 मार्क। 1 नंबर में एग्जाम में पूछा जाएगा। अनुराग आंसर बोलो। ऐसे दो मेटल जिसको पानी में डुबाने से रिएक्शन तो कर रहा है, प्रोडक्ट्स भी वही मिल रहा है, पर ऐसे ऐसे जहां तहां ऐसे ऐसे मछली नियर। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, इनके साथ ये बात है कि रिएक्शन तेजी से होता है एंड दे स्टार्ट्स फ्लोटिंग ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ H2। तो जो याद करने वाली बात है, याद रख रहनी चाहिए, वो मैं याद करा रहा हूं। 3 गो भिगरस है, पर 3 भिगरस में से 2 ठो ज्यादा भिगरस और ये विगरस। ये भिगरस है ऐसे, पर ये 2 ठो भिगरस और ये विगरस। इसमें आग जला कि आग नहीं जला? पर ऊपर वाले में आग जला था। और इसमें कुछ नया हुआ कि नो इट्स नॉर्मल। पर इसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम वाला में के साथ क्या है? स्टार्ट्स फ्लोटिंग। अब आते हैं सी में, रिएक्शन विद स्टीम। अब स्टीम क्यों देना पड़ रहा है? बोलो ठंडा पानी ए था, हो गया। उसके बाद गर्म पानी बी था, तो अब स्टीम होगा ना सी। तो जरा ध्यान से देखिए, मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, फेरस, जिंक। देखो जी एल्यूमिनियम, देखो जी फेरस, देखो जी एल्यूमिनियम, फेरस एंड जिंक। एल्यूमिनियम, फेरस एंड, अरे एल्यूमिनियम, अरे फेरस, आयरन एंड जिंक। So metals like aluminium, ferrous and zinc do not react with cold water or hot water, but they react with steam to form metal oxide. अब मेरे को जो पूछ रहे हैं बोलना, तीनों रिएक्शंस देखो तो एल्यूमिनियम वाला, Zn वाला और Fe वाला, ठीक है? जरा देखो तो H2 सब में मिल रहा है, सब में हीट मिला कि अब काहे का हीट? स्टूडेंट्स, हाइड्रोक्साइड दे रहा है कि ऑक्साइड दे रहा है? तो ये तीनों रिएक्शंस जहां पे लिखा हुआ है, यहां पे बगल में आपको कलम से लिख लेना चाहिए कि ऑक्साइडवा इज फॉर्म्ड, और ऊपर कौन सी दोनों में लिखिए? हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। यही बातें तो याद रह जाएंगी, लिख लीजिए। कहां पे मैंने बोला फिर से सुनो। अभी हम लोग जो स्टीम वाला 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं ना, वो तीनों में H2 मिल रहा है? हाँ सर मिल रहा है। हीट मिल रहा है? नहीं कहा हीट मिलेगा, हीट थोड़ी मिलने वाला है। ऑक्साइड मिल रहा है कि हाइड्रोक्साइड? ऑक्साइड। तो यहाँ कलम से आप कृपया लिख लीजिए ऑक्साइड इज फॉर्म्ड, और ऊपर बाकी के जो कैटेगरीज थे ए और बी, उसमें जाके लिख लीजिए हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड। मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा, मेरी बातें ही तेरे साथ रह जाएंगी। लिख लीजिए स्टूडेंट्स, लिख लीजिए। चलो अनुराग जरा डिफरेंस बताओ, अब तक कैसे कैसे पढ़े, कहाँ कहाँ पढ़े हम लोग? बताइए कैसे कैसे पढ़े हैं? चुप रहो ना रे भाई। हाँ बोलो। पहले फास्ट, भिगरस, हाँ बोलो वायलेंट,
ठीक है, फिर फास्ट। इसमें H2 मिल रहा था, इसमें H2 मिल रहा है, हीट भी मिल रहा था, हीट भी मिल रहा है। ओके, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म्ड, ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। बात समझ में आ गया? चलिए ठीक है, कौन सा वाला? CaOH2 प्लस Na काट दो उसमें से, Na नहीं होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। Ca वाला जो है ना, CaOH2 मिला है ना, प्लस Na कहाँ से आ गया? Na काट दो, मिला? CaOH2 वाला जो है ना, CaOH2 वाला, हाँ उसमें ZnO लिखा गया है, Fe2O3 होगा। आयरन वाला जो है ना, Fe वाला, उसमें क्या मिलेगा? Fe2O3 प्लस H2। ऐसा क्यों होता है पता है? हम लोग कॉपी पेस्ट करके टाइपिंग करते हैं ना, तो वही कॉपीड रह गया। हाँ, सेक्शन सी में रिएक्शन विद स्टीम वाले की बात कर रहे हैं, Fe2O3 प्लस H2। ठीक है, अब आते हैं डी में, मेटल्स लाइक लेड, कॉपर, AgAu डू नॉट रिएक्ट विद स्टीम। मतलब ये लोग क्या है बोलो? स्टीम से भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, आपने जो ABCD करके पढ़ा ना, यहाँ पे कृपया ऐसे करिए VVI और ऐसे लिखो ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब हम किस तरह से पढ़ाएं। ट्यूशन आने से क्या होता है, खाली रीडिंग मरवाएं कि आप 75 एंगल से एनालिसिस करवा दिए। कैसा बना जी? वायलेंट। कैसा बना जी? वायलेंट। H2 मिला, हाँ। ऑक्साइड मिला कि हाइड्रोक्साइड? तो ऊपर हाइड्रोक्साइड मिला तो नीचे ऑक्साइड। तो जब आप पढ़िएगा तो रटिएगा कि ऑब्जर्वेशन के हिसाब से पढ़िएगा। ऐसे करके ब्रैकेट बनाओ ABCD में, ऑब्जर्व करके पढ़ना। ठीक, गेटिंग स्टूडेंट्स। अब आते हैं रिएक्शन विद एसिड्स। फिर वही नंबर ए, वायलेंट होगा। वायलेंट की वायलेंट, Na रिएक्ट वायलेंटली विद डाइल्यूट HCl टू फॉर्म NaCl एंड H2। कुछ नया मिला कि सॉल्ट प्लस H2 मिलना था, H2O नहीं, सॉल्ट प्लस H2। क्यों H2O नहीं? क्योंकि आपने सर मेटालिक ऑक्साइड नहीं लेके मेटल लिया है ना सर, मेटालिक ऑक्साइड नहीं लेके क्या लिया है? तो H2O मिलेगा कि H2 मिलेगा? ओके, नंबर बी में और रैपिड रिएक्शन, क्या लगता है? वायलेंट से थोड़ा सा धीमा होता है ना रैपिड। कुछ बोल नहीं रहे हो भाई? गो एंड वॉश योर फेस। ओके, मैग्नीशियम रिएक्ट्स मैग्नीशियम रिएक्ट्स रैपिडली विद HCl। अब आओ सी में, टिक लगाओ जरा उसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसको लाउडली पढ़ेगा अनुराग। सी नंबर को जोर से पढ़ो। कैसा बोला? फर्स्ट देन, बताइए। धीमा क्यों था बताओ? प्रोटेक्शन था पहले। ठीक है ना जी? ठीक है ना? चलो, हाँ। अब काची हट गया, प्रोटेक्शन हट गया, तो अब कैसा होगा? बोलो कैसा होगा? क्या जी भानु, अब कैसा होगा बताओ? ठीक है, पढ़ो पढ़ो। Then fresh aluminum is exposed which reacts rapidly with dilute HCl. स्टूडेंट्स, सी नंबर मेरे को पढ़ना है कि इसका आंसर आप लोगों को पहले भी समझ में आ गया था। पहले स्लो फिर फास्ट। क्यों स्लो है? क्योंकि एल्यूमिनियम ऑक्साइड का उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोटिंग है। जब वो कोटिंग हट जाता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाता है। सी नंबर में कृपया VVI लगा लीजिए। समझ तो आ ही गया आप लोगों को हंसी मजाक के माध्यम से। डी नंबर है जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू गिव ZnCl2 प्लस H2 गैस बट द रिएक्शन इज लेस रैपिड। ठीक है ना? रिएक्शन इज, समझ रहे हो ना जी? रिएक्शन इज लेस रैपिड देन Al। दिस रिएक्शन शोज दैट Zn इज लेस रिएक्टिव देन Al। चलो ये भी ठीक है। अब आते ई में, फेरस रिएक्ट स्लोली विद डाइल्यूट HCl टू गिव FeCl2। और नीचे आए आयरन तो और धीमा मिला। नीचे आए कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद HCl एट ऑल। दिस शोज दैट कॉपर इज इवन लेस रिएक्टिव देन Fe। कोई कष्ट इतना तक में तो बोलो। ठीक, एकदम क्लियर है? एक बार रिवाइज करते हैं। हम लोग पढ़े
केमिकल प्रॉपर्टीज में ये पढ़े, मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके मेटालिक ऑक्साइड बनाता है और मेटालिक ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस H2O, और अगर मेटल रहेगा तो H2। हम लोग ये भी पढ़े कि अगर नॉन मेटालिक ऑक्साइड है तो बेटा बेस के साथ रिएक्ट करेगा ये। तो क्या इनको मैं बेसिक ऑक्साइड का नाम दे सकता हूँ? यस सर। क्या इनको मैं एसिडिक ऑक्साइड का नाम ले सकता हूँ? यस सर। और कुछ ऐसे ऑक्साइड्स हैं जो दोनों के साथ वो सब करते हैं, दैट इज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एग्जाम्पल्स याद रखना बहुत आसान। एल्यूमिनियम हम उस दिन से पढ़ा रहे हैं। एल्यूमिनियम कौन बोलो? वो जो थर्माइट रिएक्शन में यूज हुआ था, ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है कि हाई टेम्परेचर के कारण लोहा का उत्पत्ति तो होता है पर मोल्टन और उसको चुआ देते थे। तो एल्यूमिनियम सभी को याद है। एंड जिंक इज ऑल्सो देयर, जो याद था। सो देयर आर टू थिंग्स, एक एल्यूमिनियम और एक जिंक का ऑक्साइड। ये दो ऐसे हैं जो दोनों से करते हैं। फिर हम लोग पढ़े पानी के साथ रिएक्शन। पानी के साथ रिएक्शन कैसा पढ़े? विगरस, वायलेंट, फास्ट, स्लो, नो रिएक्शन पढ़े। उसमें दो ठो ऐसा बताओ अनुराग जो फ्लोट करता है सतह पे, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। जो सतह पे फ्लोट करता है, H2 का लिबरेशन इतनी तेज गति से होता है कि वो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, इट स्टार्ट्स फ्लोटिंग। क्लियर है इतना? अब हम लोग एसिड्स के साथ रिएक्शन पढ़े, ABCD, उसमें भी ऐसे करके टिक लगा और VVI ऑब्जर्वेशन लिख लो घुमा के। ऑब्जर्व क्या करना है कि कौन तेजी से किया, कौन धीमा से किया, वो करना है। और एक सबसे अलग अनोखा था, फर्स्ट स्लो देन रैपिड, फर्स्ट स्लो देन रैपिड। ठीक है? Now listen, अभी लास्ट क्या पढ़े हम लोग? रिएक्शन विद एसिड। फिर से पूछ रहा हूं, अभी लास्ट क्या पढ़े हम लोग? क्या आपने गौर किया कि ABCD जो पढ़े चारों में मैं हर बार हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेके ही पढ़ा रहा था, HCl। अब आपको दिया गया है एसिड बदल के वही सारा बतवा। कौन सा एसिड दे दिया गया? अब H2SO4। देखो वही सोडियम है, H2SO4 है, बस सोडियम का सल्फेट मिलेगा। पिछला बार क्या मिल रहा था? सोडियम का क्लोराइड, इस बार सल्फेट। नीचे बड़े मैग्नीशियम H2SO4 से कर रहा है तो मैग्नीशियम का सल्फेट, पर पिछले बार क्या था? क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्या दिया? सल्फेट, पर पिछले बार क्या दिया था? क्लोराइड। क्या लगता है एल्यूमिनियम में वही बात लागू होगी, फर्स्ट स्लो देन फास्ट वाली? हाँ सर, बातें सारी वही लागू होगी, पर जो सॉल्ट बन रहा है ना वो क्लोराइड की जगह क्या बनेगा? सल्फेट। फिर मैंने दिया है जिंक H2SO4 से, तो जिंक सल्फेट। क्या लगता है पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था? हाँ सर ऐसे ही हुआ था, बस क्लोराइड मिला था, इस बार सल्फेट मिल रहा है। फिर नीचे उतरा मैंने, कॉपर के साथ रिएक्शन हुआ कि नो रिएक्शन हुआ? तो पिछला वाला में भी तो नो रिएक्शन हुआ था। इतना में कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अब एक जो क्वेश्चन मिल रहा है आप लोगों को, कृपया उस क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, What happens when metal reacts with dilute HNO3? मिला ना? वो क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। मेरी बात को सुनना, उस क्वेश्चन में टिक लगा के लिखो एक्सेप्शन। ठीक, ध्यान से सुना एक्सेप्शन, और ब्रैकेट में लिखो नाइट्रिक एसिड, NITRIC, नाइट्रिक एसिड। ठीक, आपको जो इसके जस्ट ऊपर H2SO4 के साथ जो 4 रिएक्शंस दिए हुए थे, क्या वो चारों में बातें वो सब लागू होंगी जो HCl पे लागू हो रही थी? तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? बोलो आपने इसलिए नहीं दिया, सारी एक्सप्लेनेशन वही वाली ही है, बस यहाँ पे क्लोराइड सॉल्ट की जगह क्या मिलेगा? तो ये पांचों रिएक्शन के बगल में लिख लो सेकेंड एसिड, SECOND, सेकेंड एसिड, सेकेंड एसिड, सेकेंड एसिड ओब्लिक सल्फ्यूरिक एसिड। आई रिपीट स्टूडेंट, सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। हम बार बार बोल रहे हैं जो लगातार पास्ट है, मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन वही है, वो जो फर्स्ट स्लो देन फास्ट, प्रोटेक्शन हट गया तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैंने एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि सारे एक्सप्लेनेशन वही है, बस एसिड कौन सा हो गया? सेकेंड एसिड। कौन सा एसिड? सेकेंड एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। अब उसके पहले जाओ बगलवा में कहीं पे लिखो फर्स्ट एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अरे ऊपरे मतलब तुम भी समझ रहे हो जी, ऊपरे मतलब कहां जाना है? अरे सल्फ्यूरिक है चचा,
सल्फ्यूरिक के ऊपर कौन सा एसिड था चाचा? HCl था ना, तो लिखो फर्स्ट एसिड। तो बताओ समझ आ रहा है? हाँ, फर्स्ट एसिड को आपने बढ़िया से समझा दिया, कौन सा एसिड? HCl। पर सेकंड एसिड सल्फ्यूरिक को समझाया कि बस इक्वेशन लिख दिया। थर्ड एसिड कौन सा है? नाइट्रिक एसिड। वो जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन में टिक लगाए हो, एक्सेप्शन लिखे हो, नाइट्रिक एसिड लिखे हो, ओब्लिक लगा के लिखो थर्ड एसिड, ओब्लिक लगा के लिखो थर्ड एसिड। अब मेरी बात को फिर से सुनना, हम लोग एसिड में कितना ठो एसिड पढ़े? बोलो, फर्स्ट एसिड आपने पढ़ाया HCl, जिसका सारा का एक्सप्लेनेशन दिया। सेकंड एसिड मैंने कौन सा पढ़ा? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। क्या मैंने उसका एक्सप्लेनेशन दिया कि सिर्फ इक्वेशन लिखवा के छोड़ दिया? मैंने इक्वेशन लिखा के छोड़ दिया, एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया? एक्सप्लेनेशन तो सेम होगा। अश्विनी तुम इधर आ जाओ, तुम इस तरफ आ जाओ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो सेम होगा, इसलिए मैंने सेकेंड एसिड का नहीं दिया। अब आते हैं थर्ड एसिड। कौन सा एसिड है वो? नाइट्रिक। नाइट्रिक के बारे में विशेष बात क्या है? एक्सेप्शन। विशेष बात क्या है? एक्सेप्शन। पहले चीज को समझो, ट्यूशन आप आते हैं इसीलिए समझने के लिए, सिर्फ नोट्स लेने नहीं। हमने एसिड्स पे 3 ठो पढ़ाया। पहला HCl एसिड, जो एक्सप्लेनेशन देकर पढ़ाया। दूसरा कौन सा है? H2SO4। एक्सप्लेनेशन दिए कि यू हैव जस्ट रिटन द इक्वेशंस, बट इफ इन द एग्जाम इट कम्स, कैन यू राइट डाउन द एक्सप्लेनेशन? इफ आई आस्क यू फॉर एल्यूमिनियम एंड H2SO4, बोलो हाँ, एक्सप्लेनेशन वहां पीछे का चिपकाएंगे और यहाँ पे इक्वेशन बस बदला। क्लोराइड सॉल्ट की जगह कौन सा सॉल्ट बना? सल्फेट सॉल्ट। अब थर्ड एसिड आ रहे हैं, नाइट्रिक एसिड। सब लोग जरा ध्यान से एसिड्स के, फर्स्ट एसिड के ऑल द रिएक्शंस पे नजर दौड़ाओ, सेकेंड एसिड के ऑल द रिएक्शंस पे नजर दौड़ाओ। क्या तुम्हें सॉल्ट प्लस H2O मिल रहा है कि H2 मिल रहा है? तो माय डियर स्टूडेंट, जस्ट टेल मी, you people agree with these 2 lines? Everybody agrees? Just copy down these 2 lines, box बना के कहीं पे भी at the top कॉपी कर लो, कहीं पे भी कॉपी करो at the top। ध्यान देने वाली बात क्या है? बोलिए। अरे नहीं जी, H2O और इसमें H2। H2 क्यों है? ऑक्साइड नहीं है। H2O क्यों है? तो ऑक्साइड है तो O मिल रहा है, पर ऑक्साइड नहीं है तो O नहीं, H2 मिल रहा है बस। अनुराग, तुमको क्या हो जाता है केमिस्ट्री क्लास में? जाओ चेहरा में आंख में पानी मार के आओ। क्या हो जाता है? इतना बढ़िया पढ़ा रहे उसके बाद भी क्या हो जाता है? रश्मि, क्या इतना स्ट्रेस दे रहे हैं बताइए? जिसमें ऑक्साइड है उसमें क्या मिलेगा, और जिसमें ऑक्साइड नहीं है? ठीक। आप सभी लोग जरा नजर दौड़ाइएगा फर्स्ट वाला एसिड के सारे इक्वेशंस पे, सेकेंड वाला एसिड के सारे इक्वेशंस पे, और नजर दौड़ा के बताइए किससे बात कर रहे हो भाई? इतना रख दो ना फोन। आप बोलो ट्यूशन में है। जब से आए तब से फोन रखे। छोटा बच्चा हो जाएगी, फोन सीज कर लेंगे हम तुम लोग का, तब पढ़ोगे। पैसा दे के आए हो ना पढ़ने, कि फोकट में आए हो? अपना इंटरेस्ट नहीं तो हम क्या करें? इतना हंसा रहे हैं, बोल रहे हैं, बतिया रहे हैं, उसके बाद भी पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं है। घर वाला का फोन आया था पता है ना, फिर भी रिपोर्ट कार्ड में पॉजिटिव दे दिए, फुल ऑफ तारीफ भर दिए, तो उसका तो कम से कम समझते कि अरे सरवा सब झूठा बात बोल दिया घर वाला को, फुला दिए घर वाला को पूरा। जब से आए तब से या तो टिप रहा है या तो सुन रहा है। किसके साथ टिप रहा है किसके साथ सुन रहा है पता नहीं। ओके, H2 and H2O। नाउ लिसन स्टूडेंट्स, आपने सारे इक्वेशंस पे नजर दौड़ाया, आपने ऐसा क्या चीज पाया जो हम दिखलाना चाह रहे हैं? यस 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 यस, क्या पाया आपने? एबनॉर्मल था कि नॉर्मल था? ये क्यों नॉर्मल था? बोलो एसिड। हाँ एसिड, हाँ
HCl हो, H2SO4 हो, हाँ एसिड है ना, H2 मिलेगा, हाँ। आप कुछ हो मेटल लीजिए, आपने दो कैटेगरी अब तक पढ़ाए हैं। पहले कैटेगरी पढ़ाया था हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाला, तो भैया सॉल्टवा कौन सा मिला, क्लोराइड सॉल्ट। आपने एसिड में ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो भैया सॉल्टवा कौन सा मिला, सल्फेट। लेकिन सॉल्टवा जैसा मिलेगा वो एसिडवा के अनुसार ही मिलेगा। दो श्रेणी में आपने ये देखा, जैसा एसिड वैसा सॉल्ट। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, तो सॉल्टवा कैसा, सल्फेट। और अगर HCl है तो सॉल्टवा कैसा, Cl। लेकिन माय डियर स्टूडेंट्स, जो तीसरका एसिड पढ़ाने वाले हैं ना, ध्यान से सुनना, बीच में मत बोलना, जो तीसरका एसिड पढ़ाने वाले एसिड है, हाँ, पर नाइट्रिक एसिड है, हाँ हाँ नाइट्रिक एसिड है। मेटल के साथ रिएक्ट कराया, हाँ, सॉल्ट बनाया, हाँ, H2 नहीं बना के H2O बनाया, हाँ हाँ हाँ। क्या नयापन हुआ, रश्मि बोलिए, बोलिए। आप पगला गए हैं, आप गलत पढ़ा रहे हैं। एसिड प्लस मेटल कब से बनाने लगा, बड़का। अरे H2O जब मेटल ऑक्साइड लीजिएगा ना, तो ये कैसे, ऐसे मतलब, ऐसे मतलब लिसन 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 लिसन, इसको ऐसे इज्जत से काट दे रहे हैं। ये दो जब रहा एसिड के जगह पे, हाँ, मेटल, हाँ, सॉल्ट प्लस H2, हाँ। लेकिन जब HNO3 हो गया किसके स्थान पे, तो मेटल के साथ, सॉल्ट के साथ H2O दे दिया। ऐसा इसलिए, जैसे अभी थोड़ी देर पहले तुम पढ़े थे, आग उग लग गया था कहीं पे, तो बोले थे वो भिगरस होने के कारण लगा था। मतलब बनना वहां तक तय था, H2 तक बनना तय है इनमें भी, पर उसके आगे क्या हो जा रहा था, आग लग जा रहा था। तुमने जरा सा थोड़ा सा लॉजिकली लगाओ, आग क्यों लग रहा था, बोलो वो कुछ ऐसा रिएक्शन था जो बहुत भिगरस हो रहा था, भिगरस के कारण लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हो रहा था, और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट के कारण आग लग रहा था। पर जैसे से हम लोग नीचे जा रहे थे, भिगरस था कि विगरस था, फास्ट था कि फास्ट था, स्लो था कि स्लो। तो अब गैस मारो, इसके साथ ऐसा क्या हो रहा होगा कि H2 तक तो बेटा बन रहा है, लेकिन H2 के आगे एक स्टेप और आगे बन जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो जा रहा है। मतलब विथ नाइट्रिक एसिड इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट्स व्हाई द प्रोडक्ट गेट्स ऑक्सीडाइज्ड। बुझाया? बोलो, इतना सा बतवा के लिए 10 मिनट से खखोर ले थे पूरा। पहले बच्चा को ये तो क्लियर हो, ये और तीसरा नहीं H2 मिलेगा। लेकिन ये वाला जब यहां अलग से हो जाए, तो नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नाइट्रिक एसिड इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए H2 तक तो बना है, H2 तक तो, फिर H2 का फर्दर आग लग गया कि नहीं, ऑक्सीडेशन हो गया। तो इंग्लिश में सुनना, when metals react with sulfuric acid we get salt plus H2. When metals react with hydrochloric acid we get salt plus H2. Whereas when metals react with nitric acid we don't get salt plus H2. Rather we get salt plus H2. Ooh. Rather we get salt plus H2. Ooh. The reason behind this third acid is, the reason behind, क्या? कल सुबह, हाँ. The reason behind this third acid is that it is a good oxidizing agent. So what happens? H2 gets further oxidized, and instead of H2 we get H2O. Further oxidation takes place. Like earlier what was happening, H2 was formed but it was catching fire. Yes, sir.
It used to get this time also H2 is obtained, but that H2 is getting oxidized. बतवा बुझाया जी. चलो जी दूध बोलो 3 तरह के एसिड के बारे में. पहला HCl है, हाँ. सॉल्ट प्लस H2 आता है. चलो ठीक है, दूध भात. आगे बोलो. उसमें भी सॉल्ट प्लस H2 आता है, दूध भात. सॉल्ट प्लस H2 आता है. चलो चिकन भात. ठीक है, चलिए पढ़ने दीजिए. द रीजन इज दैट HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. जरा खचर खचर करके अंडरलाइन करो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अरे करो, तुम्हें की करছো, करो अंडरलाइन. ताड़ाताड़ी करो, ताड़ाताड़ी करो. HNO3 is a strong oxidizing agent. Pecho. So as soon as H2 is formed in the reaction between metals and HNO3, the reaction oxidizes H2 to form H2O. Underline करो, acid oxidizes H2 to form H2O. मिला जी? Oxidizes H2 to form H2O. Thus H2 is not evolved. Thus H2 is not evolved. Now when HNO3 oxidizes H2 to H2O, then it itself gets reduced. क्या लगता है, HNO3 दूसरे को ऑक्सीडाइज किया तो खुद का इसका क्या हुआ? इसका खुद का क्या हो गया? रिडक्शन हो गया. मतलब लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा इसका, क्योंकि किसी और को ऑक्सीडाइज कर दिया ना. किसको कर दिया? उसको. तो it itself gets reduced. It itself gets reduced. It itself gets reduced to form any of the nitrogen, to form any of nitrogen oxides such as NO, NO2 और N2O. किसी भी प्रकार का रिडक्शन होगा, या तो NO दे देता है, या तो NO2 या N2O देता है. This type of oxide formed, the type of oxide formed depends on the nature of the metal. कौन से मेटल के साथ कैसा ऑक्साइड बनेगा वो मेटल पे निर्भर करेगा. तो बोलो ये बात मान रहे हैं कि ये एक्सेप्शनल वाला एसिड है. अब आगे सुनो, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन. नाइट्रिक एसिड के साथ क्या एक्सेप्शन है कि वो H2 को H2O बना देता है, पर नाइट्रिक एसिड का भी औकात नहीं है. नाइट्रिक एसिड का भी औकात नहीं है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह खड़ा हो जाए और उनको ऑक्सीडाइज कर दे. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? जोड़ी है. मैग्नीशियम और मैंगनीज अगर खड़ा हो जाए तो नाइट्रिक एसिड इनके साथ H2O नहीं कर पाता है. मतलब नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी है, इनको नहीं कर पाता है. आगे पढ़िए नोट में. टू मेटल्स विच रिएक्ट विद डाइल्यूट HNO3 टू गिव H2 गैस आर Mg एंड Mn. तो क्या लग रहा है, H2 ही मिल रहा है, H2O मिल रहा है क्या? आपको वो दो रिएक्शंस दिख रहे हैं? मैं किन की बात कर रहा हूं? Mg वाला और Mn वाला. तो यहां बगल में आपको क्या लिखना चाहिए पता है? एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन. बगल में आपको लिखना चाहिए एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन. पता नहीं आप लोग समझ भी रहे हैं कि नहीं, समझ रहे ना? एक्सेप्शन में भी एक्सेप्शन. मतलब नाइट्रिक एसिड भले आ जाए, पर ये दो जोड़ीदार ऐसे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी, जिनको H2O दे पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं. चलिए, एक्वा रीजिया क्या होता है? ये कुछ नहीं है, 1 मार्क का है. टिक लगाओ 1 मार्क. एक्वा रीजिया में टिक लगाओ 1 मार्क. शरबत बना रहे हैं चीनी और नमक दोनों डाल के पानी में, और नींबू भी डाल रहा है वैसे. क्या लगता है, चीनी 3 डलेगा और नमक 1, कि चीनी नमक 3 और चीनी 1? चीनी 3 ऑब्वियसली, नमक 1. क्यों नमक 1? बस 1 क्यों? बोलो, शरबत में नमक ऐसे ही बहुत अच्छा इंपैक्ट छोड़ देगा, इसलिए ज्यादा नमक नहीं चाहिए. नमक 1 चम्मच भी बहुत होता है, नमक ऐसे ही इंपैक्टफुल होता है. गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गेटिंग? एक्वा रीजिया is a freshly prepared mixture of 2 acids. वो 2 एसिड्स को मिक्स किया जाता है 3:1 के रेशियो में. अब आप गेस करिएगा जरा सा कि वो एसिड्स जो हैं उसमें नाइट्रिक एसिड कितना लीजिएगा और हाइड्रोक्लोरिक कितना लीजिएगा. मैंने सही लिखा है कि पलट? ऐसे कीजिए, सही है. ज्यादा खतरनाक एसिड है ना ये, तो 1 भाग भी रहेगा तो इंपैक्ट अपना
छोड़ेगा, और ये 3 भाग है। मैंने क्या बोला, जब शरबत बनाते हैं तो चीनी और नमक, 1 चम्मच नमक, लेकिन चीनी 3 चम्मच डालते हैं, 1 चम्मच नमक भी अच्छा खासा इंपैक्ट छोड़ेगा। सो व्हाट इज एक्वा रीजिया? इट इज अ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ दीज 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स टेकन इन द रेशियो ऑफ 3:1। 3:1 लिखते समय ध्यान दीजिएगा कि नाम तुम पहले किसका लिख रहे हो, 3 भाग HCl का और 1 भाग HNO3 का। ये काफी 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 स्ट्रांग होता है, ये किसी भी चीज को अपने में घुला सकता है, इनफैक्ट गोल्ड और प्लैटिनम को भी। क्यों गोल्ड और प्लैटिनम को भी? बोलो, ये लोग सबसे मतलब थेथर था ना, लीस्ट रिएक्टिव था इनको भी। तो मैं रीडिंग मारूं कि समझ में आ गया एक्वा रीजिया क्या है? एक्वा रीजिया क्लियर है? एक बार चलो रोड चलते फिरते पूछे हैं, व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन, बताओ। इट इज अ रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड को मेटल में प्रोड्यूस किया जाता है, पर मेटलवा मोल्टन स्टेट में मिलता है और उसको चुआ देते हैं। नहीं समझ में आया? ऐसे एग्जाम में मत लिखिएगा, पर याद रखने के लिए। व्हाट इज थर्माइट रिएक्शन? इट इज अ रिएक्शन इन विच मेटल ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू मेटल विद द हेल्प ऑफ कार्बन एज अ रिड्यूसिंग एजेंट की विद एल्यूमिनियम पाउडर। तो इसमें खासियत किसकी है? एल्यूमिनियम पाउडर की खासियत। एल्यूमिनियम पाउडर ऐसा क्या कर देता है? मोल्टन स्टेट में ला देता है। तो खासियत किसकी? एल्यूमिनियम पाउडर की है। चलिए, रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हेडिंग मिला जी? तो बगल में इसको छापो फिर से, बताइए। नहीं रुको भाई, वेट चाइल्ड वेट, ये समझ में आ गया है? जाओ 5 मिनट में पानी वानी पी के हो जाओ। यही लोग ना ब्रेक मांगता है, हम क्या करें बोलो? जाओ जाओ। ओके स्टूडेंट्स, कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक, कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। ऐसा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि कुछ लोग ब्रेक में गया होता है, बाहर आएगा लेट से तो छूट जाएगा, तो वीडियो में देख लेगा। कमिंग बैक आफ्टर द ब्रेक। अभी क्या पढ़ रहे थे लास्ट? रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज किसको कहते हैं? ये एक ऐसा सीरीज है मेटल्स का जिसमें, ये एक ऐसा सीरीज है मेटल्स का जिसमें एज वी गो डाउन द रिएक्शन, द रिएक्टिविटी गोज ऑन डिक्रीजिंग। मतलब जो सबसे टॉप में है वो फास्ट रिएक्शन करता है, उसके नीचे वाला और स्लो, उसके नीचे वाला और स्लो, और नीचे वाला तो रिएक्शन करता ही नहीं है। इसमें बस एक चीज समझाने वाला है, ध्यान से सुनना। मान लो आयरन का बर्तन है, लोहा का कोई टोपिया है, कढ़ाई है। आयरन के बर्तन में मैंने जिंक सल्फेट डाल दिया, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? उधर देख रहे थे हम, देखे होंगे आप लिखते समय। और नेक्स्ट मैंने जिंक के बर्तन में फेरस सल्फेट डाल दिया, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? बीच में ना बोले, ध्यान से सुने। आई विल जस्ट लुक एट द रिएक्टिविटी सीरीज। आयरन कहाँ है, फेरस कहाँ है? तो भैया ये है आयरन और Zn उसके ऊपर है। क्योंकि Zn ऊपर है, ऊपर है Zn आयरन से, ऊपर है Zn आयरन से, तो Zn के जो भी कंपाउंड है उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है आयरन। लेकिन Zn से नीचे है FeSO4, Zn से नीचे होता है FeSO4, तो ये कमजोर है Fe। Zn आके हटा देगा Fe को। किसको हटा देगा? और उसको साइड करके उखाड़ फेंकेगा, उसको साइड करके उखाड़ फेंकेगा। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अ मोर रिएक्टिव कैन रिप्लेस अ लेस रिएक्टिव, बट अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव। अ लेस रिएक्टिव कैन नॉट रिप्लेस अ मोर रिएक्टिव। ठीक है, अब ये ZnSO4 बनेगा कि ZnSO4 होल 2 बनेगा, वो सब आपको पता होना चाहिए। क्रिस क्रॉस पता है ना, 2+ पता है ना जी, और ये 2 -2 इधर गया, 2 इधर गया, 2 2 कट गया, याद आ रहा है ना? सो इसलिए ZnSO4 होल 2 होगा कि होल 2 का कोई जरूरत नहीं है, बस ZnSO4 ही होगा। तो इसका क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिंक के बर्तन में FeSO4 रखे तो बर्तन में छेद होगा कि नहीं होगा? और दूसरा था फेरस के बर्तन में ZnSO4 रखे, बर्तन में छेद होगा कि नहीं होगा? जिंक के बर्तन में अगर FeSO4 रखिएगा तो छेद हो जाएगा। ठीक, अब कॉपर का बात करते हैं। कॉपर के बर्तन में FeSO4 रखते हैं और फेरस के बर्तन में CuSO4 रखते हैं। कौन सा वाला में बर्तन में छेद होगा बताओ? Cu Fe को हटा पाएगा? Cu कभी भी Fe को नहीं हटा पाएगा।
नो रिएक्शन, ठीक है, नो रिएक्शन। पर FeCu को तो हटा देगा। Fe जो है Cu तो अपने नीचे अपने अंडर आता है ना, तो अपने अंडर वाले को हटा के FeSO4 जगह ले लेगा और Cu बना देगा। सो स्टूडेंट्स, इसमें बर्तन में छेद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बर्तन लोहे का था और लोहे के बर्तन में केमिकल क्या डाला था? CuSO4। लोहे के बर्तन में अंदरूनी दीवार से खरोच खरोच के सब जगह से खरोच के क्या आया? लोहा। और लोहा वो केमिकल में रिएक्शन हो गया, तो बर्तन पतला होते गया, पतला होते गया, पतला होते गया, पतला होते गया। जहां से सबसे ज्यादा खरोचा गया होगा, मेटल सबसे ज्यादा आया होगा, वहां पे छेद हो जाएगा। तो यही इसका आंसर है कि मेटल कम फ्रॉम द वॉल ऑफ द वेसल, एंड जहां से सबसे ज्यादा मात्रा में वेसल के दीवार से मेटल आ गई, वो एकदम थिनेस्ट हो गया और वहां पे छेद हो गया। रिएक्टिविटी सीरीज क्या है? मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहा हूं। इन दिस सीरीज द मोस्ट रिएक्टिव मेटल K इज प्लेस्ड एट द टॉप वेयर एज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल PT इज प्लेस्ड एट द बॉटम। सबको पता है, सबसे रिएक्टिव ऊपर और सबसे लेस रिएक्टिव नीचे। दूसरा, मेटल्स व्हिच हैव बीन प्लेस्ड अबव H2 इन दिस सीरीज, H2 के ऊपर जो है, कैन लूज इलेक्ट्रॉन मोर इजिली देन H2। कैन लूज इलेक्ट्रॉन, देने वाला दानी प्लस, प्लस बोले तो मेटल, तो इसके ऊपर वाले ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इसलिए दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन। आई रिपीट, इसके ऊपर वाले ज्यादा अच्छे मेटल्स हैं, इसलिए दे कैन लूज इलेक्ट्रॉन, एंड हेंस दे आर मोर रिएक्टिव देन H2। These more reactive metals can displace H2 from its compound, displace कर सकता है। तीसरा, metals have been placed below H2 in the series do not lose their electron easily and hence they are less reactive than H2. These less reactive metals cannot displace, less reactive है तो cannot डिस्प्लेस होगा। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन रिएक्टिविटी सीरीज में पहला क्वेश्चन क्या है वो मैं नहीं पढ़ रहा हूं, आप बस उस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से देख ले, आप समझ में आ गया, अच्छा यही वाला बतवा बोला जा रहा है। CuSO4 में Fe और FeSO4 में Cu। फिर सेकंड क्वेश्चन है, AgNO3 में कॉपर को डिप किया गया, आफ्टर सम टाइम सिल्वर फ्रॉम द सोल्यूशन वाज डिपॉजिटेड ऑन Cu, ऐसा क्यों? तो Ag कहां है और Cu कहां है? Cu Ag को हटा देता है, Cu Ag को हटा देता है, रिएक्शन होता है उसके ऊपर वो चढ़ जाता है। जो तीसरा क्वेश्चन है ना उस लिस्ट में, इन नेचर मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट, मिला, उसको टिक लगा के इंपॉर्टेंट लिखो। इन नेचर मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट, इन नेचर मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट, नहीं मिला वो क्वेश्चन, तो तुम्हारे की होएगे छे पेचो। इन मेटल A इज फाउंड इन फ्री स्टेट। अब जरा गेस करो, फ्री स्टेट में है वो मेटल, मतलब किसी से रिएक्ट नहीं किया, मतलब किसी से भी रिएक्ट नहीं किया, मतलब किसी से भी नहीं किया, सो इट इज लीस्ट रिएक्टिव। आगे भी है उस क्वेश्चन में, एंड मेटल B इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपाउंड, कंपाउंड के फॉर्म में रिएक्ट किया, प्रकृति में ही कंपाउंड के फॉर्म में आ गया, मतलब इट इज मोर रिएक्टिव, प्रकृति के हवा से ही रिएक्ट कर गया। Which of these is at the top of the reactivity series? Top में वही होगा जो ज्यादा रिएक्टिव है। ज्यादा रिएक्टिव कौन है? B is more reactive, जो प्रकृति से भी रिएक्ट कर रहा है, B ऊपर और A नीचे। देन एक बॉक्स जैसा बना हुआ है, प्लीज इस पे जरा कॉन्सेंट्रेट करना, ये वाला अच्छा सवाल है। इस बॉक्स में जो सवाल पूछा गया नहीं है क्या आप लोग का? बॉक्स में जो सवाल पूछा गया, बॉक्सवा के बगल में VVI लिख लो, थोड़ा स्टडी करते हैं, 4th आसान है, थोड़ा स्टडी करते हैं बॉक्स को। कैन यू सी कैपिटल A इन द बॉक्स? FeSO4 के साथ नो रिएक्शन कर रहा है, इधर भी देखते रहना, बॉक्स में देखना, इधर देखना, तो क्या लगता है A Fe के पक्का नीचे है, तभी तो FeSO4 के साथ नो रिएक्शन किया। लेकिन वही A CuSO4 को डिस्प्लेस कर दिया, मतलब Cu के Fe के नीचे पर Cu के, इस तरह से स्टडी करवा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ZnOSO4 के बारे में नो इन्फॉर्मेशन, AgNO3 के बारे में। आइए, B नाम का मेटल दिखा, FeSO4 को डिस्प्लेस कर दिया, तो वो B कैसा है? A से भी, आयरन से भी ऊपर है। ओके, जब आयरन से ऊपर है तो बाकी सब को बेटा उखाड़ फेंकेगा, क्षमता रखता है कि नहीं? रखता है। अब आते हैं C में। C जो है वो FeSO4 को डिस्प्लेस कर रहा है पर कॉपर में नो रिएक्शन कर रहा है, Fe को डिस्प्लेस कर रहा है पर कॉपर को नो रिएक्शन। ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत इन्फॉर्मेशन है? जब Fe को डिस्प्लेस कोई कर दिया तो Cu को कैसे नहीं करेगा? टॉलेस्ट बॉय
या सबसे हेवीएस्ट लड़का क्लास का जो है उसको तुम पटक दिए, तो उससे कम वजन वाला को तो पटक ही दोगे ना, लॉजिकली स्पीकिंग। तो FeSO4 को C ने डिस्प्लेस कर दिया तो कॉपर को कैसे नहीं करेगा? गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? गेटिंग? सो दैट इंफॉर्मेशन इज रॉन्ग। नो रिएक्शन बोल रहा है, ये बातें सही है कि बातें गलत है? तो जो नो रिएक्शन दिया है उसको गोला मारो। C का कॉपर सल्फेट के साथ नो रिएक्शन दिया है, वो गोला मारो। क्यों गोला मारो? क्योंकि जब आयरन को डिस्प्लेस कर रहा है तो कॉपर को कैसे नहीं करेगा? आगे बढ़िए। ZnSO4 के साथ नो रिएक्शन दे रहा है, बातें सही है कि बातें गलत है? बोलो ये सही हो सकता है, आयरनवा को डिस्प्लेस किया, हो सकता है जिंक को नहीं किया, है ना? आगे बढ़िए। AgNO3 के साथ डिस्प्लेसमेंट किया, बोलो हाँ ये इंफॉर्मेशन सही है। अब आ जाओ डी में। डी FeSO4 के साथ नो रिएक्शन, कॉपर के साथ नो रिएक्शन, ZO के साथ नो रिएक्शन, Ag के साथ नो। मतलब बोलो सबसे नीचे वाला होगा गोल्ड, प्लैटिनम, ये लोग होगा। अब पहला प्रश्न सुनिए, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव? मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जो सबसे ताकतवर को उखाड़ फेंकेगा। कौन है जी इसमें जो सबसे ताकतवर को उखाड़ फेंका? ए काहे नहीं है ताकतवर? बोला आयरनवा को तो नहीं फेंकने सका, आयरनवा को तो नहीं फेंकने सका। अच्छा, बी काहे नहीं है? बी है, आयरनवा को फेंक सका है। ओके, तो सी भी तो आयरन को फेंका है। बी और सी में से तो दोनों में से कोई भी हो सकता है। क्या? ए बी? बी बी बोल रहे हो ना? बी और सी में से कोई एक होगा। जानते हैं बी और सी दोनों होगा। जो इंफॉर्मेशन दिया उसको देखकर बी और सी दोनों होगा। या तो जवाब को सुधारो या तो टेबल को चेंज करो। क्या बोलते हैं? बी इज द मोस्ट रिएक्टिव है ना, बी एंड सी कर लो, दोनों होगा क्योंकि दोनों ही तो उखाड़ फेंका है। किसको? अच्छा, दोनों उखाड़ फेंका आयरन को, पर दोनों में से कौन ऐसा है जो आयरन को उखाड़ फेंका है पर जिंक को नहीं उखाड़ फेंक रहा है? अच्छा, दोनों ही जिंक को कुछ नहीं करने पाया है, दोनों जिंक को कुछ नहीं करने पर दोनों आयरन को उखाड़ फेंका है। तो चैंपियन ऑफ चैंपियन किसे घोषित किया जाए? बी को कि सी को? दोनों को। टाई हो गया मैच, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर दोनों में से कोई ऐसा होता जो उखाड़ फेंकता जिंक को, तो चैंपियन ऑफ चैंपियन का दर्जा किसे दिया जाता? उसे दिया जाता जो जिंक को भी उखाड़ फेंकता। पर बी और सी में से कोई ऐसा है जो जिंक को भी उखाड़ फेंक रहा है कि नहीं, सिर्फ आयरन को उखाड़ फेंक रहा है? तो टाई हो गया ना, बी एंड सी। क्वेश्चन नंबर 2, What should you observe when B is added to CuSO4? React कॉर्बे की कॉर्बे ना? कॉर्बे, कॉर्बे। क्यों नहीं करेगा? एकदम करेगा। B CuSO4 के साथ रिएक्ट करेगा ना। तो आंसर देखो तो B प्लस CuSO4 BSO4 देगा प्लस Cu देगा ना। अब आते थर्ड क्वेश्चन में। अरेंज ABCD इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे तेज कौन? B एंड C। उसके बाद A और फिर D। आंसर को सुधारो। B ओब्लिक C हो गया, ठीक है। हाँ, B ओब्लिक C, उसके बाद A और उससे सबसे कमजोर D। D तो किसी से नहीं लड़ने सका ना, किसी से नहीं ना लड़ने सका। क्वाइट क्वाइट क्वाइट। हाइड्रोजन लास्ट में 1 है, हीलियम लास्ट में 2 है, ऑलरेडी स्टेबल, ड्यूप्लेट पूरा है। लिथियम कम्स एट नंबर 3, 2,1 2,1 लास्ट का एगो देगा, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव है। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम 2 को देगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, ओ सॉरी 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 सॉरी, बोरॉन, बोरॉन के बाद आया कार्बन। यही है एक्सेप्शन, ना लेगा ना देगा, शेयर करेगा। बीच में ना बोले, चुप से सुने।
शेयर करेगा का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो सोडियम है 11 नंबर पे 2,8,1, लास्ट शेल में 1, सोडियम का लास्ट शेल में एगो दे दिया, Na1+ बन गया, देने वाला दानी दे के भी प्लस। क्लोरीन मान लो 17 पे आता है, 17 पे आता है 287 Cl 1- लेने वाला भिखारी लेके भी माइनस। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है ना, जिसमें शेयरिंग होता है, ना दे सकता है ना ले सकता है। जैसे एक समझिए एग्जाम्पल के थ्रू, बीच में 5 मिनट बस चुप रहिएगा। आप नीचे बिस्किट का दुकान में 10 का नोट दिए और 9 रुपया का बिस्किट खरीद लिए, बिस्किट खा भी लिए। दुकानदार से बोले अंकल 1 रुपया लौटाइए, तो बोला बेटा चेंज नहीं है कल ले लेना। अब तुम लड़ने लगे, जिद्दी करने लगे कि नहीं मेरा 1 रुपया चाहिए, मम्मी मारेगी। वहां से गुजर रहे थे हम, दुकानदार बोला सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, आपका स्टूडेंट लोग 1 रुपया के लिए जिद मचा रहा है, कहाँ से चेंज पाएंगे, बोल रहे हैं रोज पढ़ने आते हो कल ले लेना। तो हम पड़ गए असमंजस में। फैसला किसके हक में सुनाए, दुकानदार के हक में सुनाए, 1 रुपया उसको सहना पड़ेगा स्टूडेंट को। सेकेंड डे का एग्जाम्पल सुनिए। सेकेंड डे 11 रुपया का कुरकुरे खरीदा, खा लिया, उसके बाद 10 का नोट दिया। दुकानदार बोला बेटा 11 रुपया हो गया, कुरकुरे का दाम बढ़ गया है। बोला अंकल 1 रुपया नहीं है। तो बोला मेरा कुरकुरे वापस करो। तो बोला अंकल पेटवा में चल गया, वापस तो नहीं होगा, कल दे देंगे। अब वो जिद करके मांगने लगा। फिर वो दुकानदार चिल्लाया सुमित बाबू सुनिए सुनिए सुनिए, आपका बचवा लोग कुरकुरे खा लिया, 11 रुपये का 10 का नोट दिया है। क्या लगता है आज फैसला किसके हक में होगा, स्टूडेंट के हक में। तीसरा दिन की बात सुनिए। 5 रुपया का टाइगर बिस्कुट खरीदा, खा गया और 10 का नोट दिया। दुकानदार बोला 5 रुपया चेंज नहीं है, या तो कल 5 रुपया ले लेना या तो एगो टाइगर बिस्कुट और ले लो। तो स्टूडेंट बोला हम काहेला एगो और टाइगर बिस्कुट ले, मेरा पेट भर गया है वो खा के, 5 रुपया लौटाइए। वो बोलता है 5 का चेंज नहीं है। फिर हमको बुलाया सुमित बाबू सुनिए 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 सुनिए। क्या लगता है आज मैं फैसला किसके हक में सुनाऊंगा, किसी के हक में मैं नहीं सुना पाऊंगा। मतलब बोलना चाह रहे लास्ट शेल में 1 तो दे देगा, लास्ट शेल में 2 तो इलेक्ट्रॉन देगा, 3 है तो भी देगा, 4 है तो बोलो टाइगर बिस्कुट हो जाएगा, ना इधर ना उधर। लास्ट शेल में 5 तो बोलो कुरकुरे वाला 3 ले लेगा, लास्ट शेल में 6 2 लेगा, लास्ट शेल में 7, लास्ट शेल में 8। ऑलरेडी स्टेबल, ऑलरेडी। अब देखो शेयरिंग में होता क्या है, शेयरिंग कब होगा समझ में आ गया, बोलो हाँ टाइगर बिस्कुट वाला केस में शेयरिंग कब होगा, क्लियर हो गया। एक लड़का के पास मोबाइल है और एक लड़का के पास सिम कार्ड है। मोबाइल वाला का जिंदगी अधूरा है बिना सिम कार्ड के, और सिम कार्ड वाला का जिंदगी अधूरा है बिना मोबाइल के। दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, पर यहाँ नाम सुना सुनी पता चला कि उसका सिम का धंधा है, इसका मोबाइल का धंधा है। दोनों में आपस में दोस्ती हो गई, पर ये दोस्ती मित्रता की दोस्ती नहीं थी, ये दोस्ती मतलब की दोस्ती थी। जितनी देर मोबाइल का जरूरत था उतनी देर वो सिम डाल के रखता है, और जितनी देर सिम को मोबाइल की जरूरत थी, आपस में दोस्ती हो गई, मतलब की दोस्ती हो गई। क्या लगता है ये दोस्ती ज्यादा दिन चलेगा कि कान में आके आकांक्षा विपक्षी पार्टी आके कान में कुछ बोल दी और फूट डाल दी दोनों के कान में डाल के, विपक्ष में है ना, कान में आके कुछ दोनों के बोल दिए, भानु जानता है तेरे बारे में अनुराग ऐसे बोल रहा था ना कि बड़का तेज बनता है, चुद्दी को सिम लेकर आता है बेटा तेज बनता है अपने आप को। अनुराग के कान में डाल दी, जानता है अनुराग भानु क्या बोल रहा था, खाली मोबाइल से होता है, बिना सिम का चला के दिखा दे तो मान जाएंगे, बिना सिम का चालू कर दे। तो बोलना ये चाह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी दोनों का क्या कर दी, फूट डाल दी। बोलना ये चाह रहे हैं कि शेयरिंग की दोस्ती में जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रांग बनेगा कि वीक बनेगा। लेकिन जिस बॉन्ड में कंप्लीट ट्रांसफर हुआ वो एगो दे दिए तो दे दिए, अब उस पर मेरा मोह माया नहीं है। हम अपना स्कूटी बेच दिए तो बेच दिए। अब ऐसा नहीं है कि सड़क में जाते हुए लाल स्कूटी देखे और हम ऐसे मुंह लटका ली, अरे मेरा स्कूटी था कभी, यहाँ लगती है तो दुखती है कम है, चुभती ज्यादा है। ऐसा होगा कि ऐसा नहीं होगा। आपने पैसा लिया और आपने स्कूटी दिया, शेयरिंग की दोस्ती नहीं थी। बीच में ना बोले। कार्बन आया अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, कार्बन आया अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लेकर, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर, ठीक है। वहां से मान लो आ गया क्लोरीन अपना 7 गो लेकर, वैलेंस वाला कितना वाला 7 को लेकर, एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर, एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर, और एक और क्लोरीन आ गया अपना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर। मोबाइल के मालिक को लग रहा था कि ये मोबाइल अलोंग विद द सिम कार्ड मेरा है, और सिम कार्ड के मालिक को लग रहा था कि ये सिम कार्ड अलोंग विद द मोबाइल मेरा है। पर दोनों में से किसका मालिकाना हक ज्यादा है, बोलो बराबरी का हक है दोनों का, ठीक।
ये क्लोरीन को ऐसा लगेगा कि ये जो 7 गो एस्ट्रिक से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, एस्ट्रिक से जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो मेरे है ही, और ये जो डॉटवा वाला इलेक्ट्रॉन है ये भी मेरा है, तो मेरा ऑक्टेट पूरा, ऐसा इसको लग रहा है। इस क्लोरीन को भी लगा कि 7 एस्ट्रिक तो मेरे हैं ही, और ये जो डॉटवा है शेयर्ड पेयर पे अधिकार मेरा है, ये डॉटवा भी मेरा। इसको लगा 7 गो एस्ट्रिक तो है ही और डॉटवा भी मेरा, इसको लगा 7 गो एस्ट्रिक मेरा और डॉटवा भी मेरा, मतलब शेयर्ड पेयर पे अधिकार मालिकाना दोनों का। अब बीच में कार्बनवा क्या बोलेगा ये सुनो, 4 डॉट्स तो मेरे हैं, उधर से टान लो 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 टान लो, सब तरफ से टान लो। क्या टान लो? एगो टानो, एगो इधर से टानो, एगो इधर से टानो, एगो इधर से टान लो। कितना हो गया? 4 को मेरा डॉट्स अपना और एक एक जो चारों तरफ से टाने हैं, तो 8 हो गया कार्बन का भी। कार्बन की भी ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? इस क्लोरीन के ऑक्टेट पूरे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं, हो रहे हैं, हो रहे हैं। This is called covalent bond. Sharing bond of electrons takes place in covalent bond. Sharing takes place. The shared electron is shared between both the two, मालिकाना हक दोनों का। लेकिन हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम अपने 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेकर आया। एग्जाम में इसे फोटो बनाना होगा बाबू, सुन लो। यहाँ इसे क्लोरीन दिखाना होगा, इसे 7 गो, और इसे तीर बनाना होगा। तीर बोले तो दे दिया, एक और क्लोरीन आया, ऐसे तीर बनाना होगा। तीर बोले तो अब यहाँ पे ये क्या हो गए हैं बताएं? 2+ हो गए, देने वाला दानी देके भी प्लस, और ये लेने वाला भिखारी लेके भी, लेने वाले भिखारी लेके भी, तो ये लिखना है, फिर ये लिखना है, और फिर जाके Mg के ऊपर 2+ और Cl के ऊपर क्रिस क्रॉस करके क्या बना? MgCl2। इसी को 1 मार्क में आता है ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो तुमको पहचानना होगा कि कोवेलेंटवा का कहानी है कि इलेक्ट्रोवेलेंटवा का कहानी है। अगर ये हम ये Al का होता तो 3 गो बूंदा होता, फर्स्ट बूंदा गोज टू फर्स्ट क्लोरीन, सेकंड बूंदा गोज टू सेकंड क्लोरीन, एंड थर्ड बूंदा गोज टू, तो Al का माथवा पे 3+ और यहाँ पे 3 गो Cl होता, तो क्रिस क्रॉस करके AlCl3। लेकिन NaCl में 1 बूंदा और 1 ही क्लोरीन होता। ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जब भी ये बात सुनते हैं मेरे दिमाग में छवि आता है NaCl का, ठीक है, और कार्बन कंपाउंड्स में मेरे दिमाग में छवि आता है पेट्रोल का, ठीक है। अरे मेरे पास झेगे नहीं है ना, इसलिए मैंने इधर ही लिख दे क्या? नहीं लिख देते हैं, नहीं लिख देते हैं। अच्छा ठीक है, चलो अब सुनो, तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? तुमने नमक में आग लगते देखा है क्या? मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर। तुमने पेट्रोल में आग लगते देखा है क्या? मतलब कोवेलेंट कंपाउंड्स कैच फायर। समझे? तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? मतलब इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तुमने पेट्रोलवा को पानी में घुलते देखा है क्या? सो दीज आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। क्या इसमें आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, कैटायन अनायन? जब आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है तो फ्लो ऑफ आयंस विल टेक प्लेस। फ्लो ऑफ आयंस मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, और फ्लो ऑफ चार्ज हुआ तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, सो इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ करंट। लेकिन इसमें तो कोई चार्ज बना नहीं है, इसमें तो बस शेयरिंग हो रहा है, इसमें तो बस शेयरिंग हो रहा है। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर से शुरू से, मेरा मास्टर आया था ऐसे बोलता, come on students, electrovalent compounds are good conductor of electricity, electrovalent compounds are good conductor of heat, electrovalent compounds are soluble in water, covalent compounds are not soluble in water, covalent compounds catches fires, covalent compounds are soluble in not soluble in water। ले बेटा, समझे में नहीं आया, बहुत गरीब थे। फिर दिमाग लगाए कि अच्छा इलेक्ट्रोवेलेंट बोले तो मन में क्या आता है? सावन खत्म, मन में क्या आया सबसे पहले? कल जन्माष्टमी है, सबसे पहले मन में क्या आया? क्या? बोलो स्कूल की छुट्टी। अच्छा छोड़ो, 15 अगस्त से कल क्या मन में ख्याल आया? अरे 15 अगस्त है, बोलो छुट्टी का दिन। उसी तरह से इलेक्ट्रोवेलेंट सुनकर मनवा में क्या ख्याल आया?
मनवा में क्या ख्याल आया? अंजलि बोलिए। NaCl। तुमने नमक को पानी में घुलते देखा है क्या? सो इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन वाटर। तुमने कभी पेट्रोल को पानी में घुलते देखा है क्या? सो कोवेलेंट कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तुमने इसे माचिस मारा, नमक में आग लगते देखा है क्या? सो इलेक्ट्रिक कोवेलेंट कंपाउंड्स डू नॉट कैच फायर। लेकिन पेट्रोल में तुमने आग लगते देखा है क्या? सो कोवेलेंट कैचेस फायर। तुमने नमक और क्या था तीसरा? हाँ, में आयंस है क्या? कटायन अनायन है क्या? फ्लो ऑफ आयंस होएगा। फ्लो ऑफ आयंस होएगा तो फ्लो ऑफ चार्ज होएगा। फ्लो ऑफ चार्ज को ही तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट दीज आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप दोनों में से बोलो, मतलब की दोस्ती ये थी ना। सो कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव वीक बॉन्ड्स। कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव बट दे हैव। जब बॉन्डवा वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा कि लो होगा? लो। और जब बॉन्डवे स्ट्रांग है तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा? 5 को डिफरेंस को समझ में आ गया? याद हो गया? यहाँ ये फोटोवा देखिए, बॉक्स में बना हुआ ये फोटोवा दिखा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज दैट कॉल्ड? बॉक्स दिख रहा है, बॉक्स। बॉक्स के ऊपर VVI लिख लो, 1 मार्क। बॉक्स के ऊपर VVI लिखो ना रे बाबू, लिखो। अब आइए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। पहला फिजिकल प्रॉपर्टी, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, दे आर हार्ड। बोलेगी, चलिए बुझा गया। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, सो मेल्टिंग पॉइंट हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ हाई। तीसरा solubility, these are generally soluble in water. चौथा conduction of electricity, these compounds do not। अच्छा पूरा बतवा सुनो जी, सॉलिड स्टेट में नहीं है, मूवमेंट ऑफ आयन के लिए मोल्टन स्टेट में लाना होगा। पूरा बतवा सुनो, एक्वस सोल्यूशन के फॉर्म में होगा। सूखल नमक से बिजली नहीं पार होगा, गीला नमक से होगा। ठीक है, कुछ रॉन्ग नहीं है। These compounds do not conduct electricity in solid state because movement of ions in solid state is not possible due to rigid structure. But these compounds conduct electricity in molten state. खचर खचर करके अंडरलाइन करो molten state को। अंजलि बुझा रहा है कुछ? माथा दुख रहा है आपका? कुछ हो रहा है? कष्ट है कुछ? कोई कष्ट है लग रहा है? नींद आ रहा है? ई बप्पा, यहाँ जब लगती है ना, अब इससे ज्यादा हम क्या करें, नींद को भगाएं। चलिए ठीक है। Does ions move freely? बुझा गया ना जी। अब आते हैं मिनरल। क्या होता है बोलो? दादाजी का गड्ढा कोड़े थे पीछे, जो पत्थर मिला था मिनरल। और क्या होता है? ज्ञान क्या होता है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, ABC, मेटलर्जी। पढ़े कि नहीं पढ़ेंगे? अरे लास्ट में एलॉय बच गया, कोरोजन बच गया, कोरोजन। कोरोजन में दम नहीं है, जंग लगना को कोरोजन बोलते हैं, वो आप पढ़े हैं। और एलॉइंग 2-3 तरह के मेटल्स या नॉन मेटल मिक्स करके जो नया बने उसको एलॉय कहते हैं, रट लोगे। छोड़ दे, चैप्टर वा बुझा गया। मित्तल बुझा गया ना? रन आउट मत होने दिया करो, बाकी मैचवा हम निकाल देंगे।